चलो तो अपन फटाफट से अभी ऑडिट प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो फटाक से आ जाओ। ये चैप्टर नंबर ऑडिट प्लानिंग, इसको चैप्टर नंबर मैंने दिया नहीं क्योंकि पहले चैप्टर 2 चैप्टर 3 हुआ करता था ये। अभी भी ये रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल और प्लानिंग के अलग से चैप्टर्स है, जिसके अपन ने कुछ एक्सट्रैक्ट्स ऐसे में कवर कर लिए थे और कुछ एक्सट्रैक्ट्स यहाँ पे अलग से कवर किए थे। टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन अपने जो पेंडिंग है वो अपन एक बार फटाफट से कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आ जाओ। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1। XWL Limited was engaged in dealing in commodity futures trading based in Surat. CAP based at Delhi was auditor of the company. The auditor did not even once visited the office of the company and failed to understand the nature of the business of the company. तुम कभी ना कंपनी गए हो, ना कंपनी के बारे में पूछताछ किए हो कि कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कौन इसका रेगुलेटर है, क्या वो रेगुलेटेड है भी या नहीं है। तो ये सब तुमको जो पता करना होता है वो अपन को कहाँ पता करना होता है, ऐसे 315 बोलता है। दैट इज अंडरस्टैंडिंग तुमको लेनी होती है बिजनेस की। नेचर ऑफ द बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, नॉलेज ऑफ द बिजनेस के ऊपर था, तुमको याद होगा तो पॉइंट्स। तो ऑल द पेपर्स एंड अकाउंटिंग बुक्स वर रिसीव्ड ऑन ईमेल, सब हमको ईमेल पे ही मिल गया। एंड ऑडिट वाज अकॉर्डिंगली कंक्लूडेड। देयर वाज आल्सो इंक्लूडेड इन हिज वर्किंग पेपर्स चेकलिस्ट which had a requirement of test checking of cost of raw material consumed and cost of stores and spares। तो तुम्हारे चेकलिस्ट, तुम्हारे जो वर्किंग पेपर है उसमें तुम्हारा क्या दिख रहा है कि तुमने टेस्ट चेकिंग किया है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम जो जो हुआ है एंड कॉस्ट ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स, बस इतना ही दिख रहा है। देयर वाज नथिंग इन हिज वर्किंग पेपर शोइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। तुमने की अंडरस्टैंडिंग ली है, बिजनेस के बारे में समझा है, नेचर क्या है बिजनेस का, क्या समझा है तुमने, ये कुछ तुम्हारे वर्किंग पेपर में कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। So what does it reflect upon planning of the audit by CAP? बोलो, how do you think the planning has been done by the auditor? कैसा उसको करना चाहिए था? क्या प्रॉपरली प्लानिंग की गई है? No, sir, negligently done. नेग्लिजेंसी डन, ठीक है। और क्या क्या होना चाहिए था? नेचर ऑफ बिजनेस तुमको किस किस का रेफरेंस देना पड़ेगा? मैंने अभी बताया, जैसे ऐसे 315 का रेफरेंस दोगे। नेचर ऑफ द बिजनेस अंडरटेकन बाय द कंपनी। और बताओ और क्या रेफरेंस आएगा यहाँ पे? तुमको याद आ रहा है क्या स्टैंडर्ड्स? याद करते जाओ, छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स अपन ने जो किए थे कवर ऐसे 300 की सीरीज में। ऐसे 300, 315 ऑडिट प्लानिंग पे नहीं है तो 300 पर्टिकुलरली तुमको हिट होना चाहिए। 300 का क्या रेफरेंस आएगा यहाँ पे? प्लानिंग एंड ऑडिट, हाँ, बट ऐसे 300 में अपन ने क्या क्या देखा था? हम्म, मुझे बताओ। ऐसे 300 में अपन ने देखा था क्या कि अपने को कुछ चीजें, जैसे अगर मैं बताऊं तो अपन ने देखा था क्या, ऑडिट स्ट्रेटेजी वर्सेस ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रेटेजी, Yes, sir. ऑडिट प्लान याद है? तो ऑडिट स्ट्रेटेजी में अपन ने एक क्वेश्चन देखा था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी याद है तुमको? क्या था इसका आंसर? फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बाय एन ऑडिटर while establishing overall audit strategy. What factors the auditor will consider while establishing overall audit strategy? उसका आंसर था कुछ ऐसा टाइप का कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रिजल्ट आया था जिसमें फेल हो गया था, तो अब मैं पूरे एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स लगा के, राइट, अपने जितने नेसेसरी रिसोर्सेज है सब लगा के मैं अपने सीआरओ को एंगेजमेंट पार्टनर में बदल के रहूंगा। याद है, सीआरओ से एंगेजमेंट पार्टनर बदल के रहूंगा। सी से था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, आरओ से था रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। Yes, sir. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट में तुमको देखना पड़ेगा ना, बिजनेस क्या है, कंपनी का, एंटिटी का क्या है, एंटिटी किस चीज में है, किस बारे में हमको क्यों क्या ऑडिट करनी है बेसिकली। फिर ऑडिट प्लान में बताओ, अपन ऑडिट प्लान में क्या देखे थे? ऑडिट प्लानिंग में अपन क्या क्या कवर करते थे?
3 पॉइंट थे, 3। ऑडिट प्लानिंग में अपन देखते थे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फिर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, एंड देन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ, बोलो, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर, और कोई होगी तो। ये 3 देखते थे अपन, याद और आ रहा होगा अगर तुमको तो। ऑडिट प्लान में एनटी ऑफ आरएपी, एनटी ऑफ एफएपी एंड एनटी ऑफ ओएपी। फिर फर्दर ऐसे 300 बोलता है कि तुमको डॉक्यूमेंट करना है, तुमको डॉक्यूमेंट करना है तुम्हारी ऑडिट स्ट्रेटेजी को, तुम्हारी ऑडिट स्ट्रेटेजी को डॉक्यूमेंट करना है, तुमको अपने ऑडिट प्लान को डॉक्यूमेंट करना है, ऑडिट प्लानिंग जो तुमने की है, जो अभी अपने देखा ना, ये सब चीजें आरएपी एफएपी कैसे कैसे परफॉर्म करने वाले हो, ये सब तुमको डॉक्यूमेंट करना है। ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग, प्लस तुमको और एक और चीज डॉक्यूमेंट करने बोला था, बताओ कुछ याद आ रहा होगा तो। चेंजेस इन ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग, चेंजेस इन ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग, चेंजेस चेंजेस, इसमें तुम अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो भी तुमको डॉक्यूमेंट करना होता है। ऑडिट प्लानिंग और ऑडिट स्ट्रेटेजी में अगर कोई चेंज होता है, तो तुमने जो इनिशियली प्लानिंग किया था उस समय जो ऑडिट प्लानिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी रखी थी, और बाद में अगर कोई चेंजेस आते ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर ऑडिट, तो वो भी तुमको डॉक्यूमेंट करना होता है। तो यहाँ पे तो अपन ने सिर्फ इतना सा डॉक्यूमेंट किया है बस, क्या। वर्किंग पेपर में क्या है अपना, चेकलिस्ट विच हैज रिक्वायरमेंट ऑफ टेस्ट चेकिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड कॉस्ट ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स। तो तुमको ये सब चीजें बतानी पड़ेगी ना, कि ऑडिट स्ट्रेटेजी भी अपन को बनानी पड़ती है भैया, ऑडिट स्ट्रेटेजी में हमको ये सब पॉइंट्स देखने पड़ते हैं, इसको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। फिर ऑडिट प्लानिंग में ये सब चीजें कवर होती है, उसको भी हमको डॉक्यूमेंट करना है, डॉक्यूमेंट हमको ऑडिट स्ट्रेटेजी करनी है, ऑडिट प्लानिंग करना है, कोई चेंजेस हो रहे हैं तो ये सब डॉक्यूमेंट करना है। यहाँ पे तो कुछ डॉक्यूमेंट किया ही नहीं अपन ने। देखो इसके आंसर क्या दिया हुआ है, requires the auditor to plan the audit in such a manner that it is performed effectively, ऐसे 300। It also requires auditor to establish overall audit strategy, identifying the characteristics of the engagement, facilitating him to define the scope of the audit, planning of the audit, nature, timing, and extent of audit procedures to be performed. SA 300 further requires auditor to document the overall audit strategy, document the audit plan, and any significant changes made during the audit engagement. कोई चेंजेस हुए तो ये सब आना चाहिए रेफरेंस। इन द गिवन सिचुएशन, यहाँ पे तुम अपना सिचुएशन को बताओगे कि ऐसे 300 का रिक्वायरमेंट पूरा फुलफिल हुआ ही नहीं है ना, एंड द ऑडिट इन सच अ मैनर दैट इट इज परफॉर्म्ड इफेक्टिवली, ये सब कुछ हुआ ही नहीं है। द ऑडिटर हैज टू जस्ट प्लान द ऑडिट कमेंसुरेट टू द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस एंड आइडेंटिफाई एंड असेस द रॉमम। रॉमम तुम कैसे असेस करोगे, बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, बाय अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट ऑफ द एंटिटी एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल। याद है 315 में, 315 में नेचर एंड टाइमिंग एक्सटेंट, तुम सबसे पहले अपन ने ये देखा था, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट ऑफ द एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, ताकि तुम क्या कर पाओ, रॉमम को अंडरस्टैंड कर पाओ, आइडेंटिफाई कर पाओ। दैट इज व्हाट दे आर स्पीकिंग हियर। फर्दर वर्किंग पेपर्स ऑल्सो डू नॉट शो हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस, वर्किंग पेपर में भी कोई नेचर ऑफ द बिजनेस के बारे में नहीं मिला है, विच इज अगेन अ ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द एसए 300। Inclusion of a checklist in working papers having requirement of test checking of cost of raw material consumed and cost of stores and spares shows that it was a general checklist, एक generic checklist है तुम्हारी बस, and specific of business were never understood and audit was not planned to be conducted in an effective manner in accordance with the requirement of SA 300। ठीक है क्या, तुमको ऐसे भी साथ में रिवाइज करते जाने पड़ेंगे। ये क्वेश्चंस जितने दिए यहाँ पे काफी ज्यादा तुम्हारे स्टैंडर्ड्स काम आएंगे। देखो यहाँ पे अब सेकंड क्वेश्चन, CA Pradyuman is planning for audit of a listed company headquartered in Noida. He has made a list of various procedures intended to be performed by him during the course of audit। ठीक है, उसने he has made a list of various procedures intended to be performed in during the course of audit, जो जो उसको प्रोसीजर परफॉर्म करनी है उसने उसकी लिस्ट बना ली है एक। He has made up his mind to decide about the sample size at the time of performing वेरियस ऑडिट प्रोसीजर, प्लान प्रोसीजर, जब वो प्रोसीजर ये जो प्लान किया ना उसने ऑडिट की करने की, वो जो जब प्रोसीजर परफॉर्म करेगा तभी वो डिसाइड करेगा कि उसको सैंपल साइज कितना रखना है। बताओ तुमको क्या लगता है, क्या ये अप्रोच प्रॉपर है क्या, हाँ या ना। अगर हाँ तो क्यों, एंड ना तो कब करना चाहिए, सैंपल साइज उसको कब डिटरमाइन करना चाहिए।
वो प्लानिंग के टाइम करना चाहिए, परफॉर्मेंस के टाइम नहीं। प्लानिंग के टाइम करना चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? क्या क्या रेफरेंस दे सकते हो मेरे को? ये रेफरेंस के साथ बताओ थोड़ा, कि तुमको सैंपल साइज प्लानिंग के टाइम पे करना चाहिए। अभी अपन ने जस्ट देखा प्लानिंग में क्या क्या करते हैं अपन। कहा गया? अभी अपन ने जस्ट देखा प्लानिंग में अपन क्या क्या करते हैं। ऑडिट प्लानिंग में व्हाट ऑल फैक्टर्स डू वी डिसाइड? हाँ, मतलब रिस्क असेसमेंट करके अगर रूम ज़्यादा है तो फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करेंगे, एंड उसके अकॉर्डिंग सैंपल साइज भी कितनी रखेंगे, लाइक। राइट। सो बट मेन फोकस में इसको करना चाह रहा था, किसको? एक्सटेंट। एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब क्या हुआ तुम्हारा? extent of audit procedure, nature of audit procedure, that is nature of whatever audit procedure, risk assessment procedure हो या further audit procedure हो, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, कितने एक्सटेंट कितने डिटेल में करना है, तुम ज्यादा करोगे कि कम करोगे, राइट? सो एक्सटेंट भी तो तुमको ऑडिट प्लानिंग में डिसाइड करना ही है ना, राइट? एंड देयरफॉर एक्सटेंट के अंदर तुम्हारा क्या आएगा कि सैंपल साइज तुमको कितनी रखनी चाहिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऐसे 300 states that audit plan shall include description about nature, timing and extent of audit procedure. The extent of audit procedure also includes deciding about the sample size to be tested for performing audit procedure. Therefore, the said approach is not proper. Various procedure plan to be undertaken should also include considerations related to sample size to be tested. जब तुम प्लानिंग देख रहे हो, जब तुम्हारे जितने प्रोसीजर तुम प्लानिंग के अंडरटेक करने वाले हो, जब तुम डिसाइड कर रहे हो वो सारी चीजें, तभी तुमको सैंपल साइज कितना होगा वो भी डिसाइड कर लेना चाहिए था। सीए निकिता पे आ जाओ। सीए निकिता इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ अ लीडिंग सोसाइटी एंगेज्ड इन प्रमोटिंग अवेयरनेस regarding usefulness of internet among the disadvantaged sections of the society. ठीक है, लीडिंग सोसाइटी एंगेज इन प्रमोटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग यूजफुलनेस ऑफ इंटरनेट through easy understandable means and method. The society is also registered under FCRA, Foreign Contribution Regulation Act. तुमने पढ़ा होगा लॉ में, राइट? FCRA फॉर रिसीट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन तुमको रिसीव करना रहेगा, अगर रिसीव करना है तो तुमको एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट होती, कुछ कुछ तुमको याद आ रहा होगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट शी एम्बार्क्ड अपॉन एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स relating to verification of receipt of foreign contribution to rule out the round tripping in comparison to procedures originally thought of. तुमने जो इनिशियली जो तुमने प्रोसीजर परफॉर्म करने का सोचा था, प्लान किया था, उसके विपरीत, उसके अगेंस्ट, उनके कंपैरिजन में तुमने कुछ और प्रोसीजर परफॉर्म की, विच इज रिलेटिंग टू व्हाट? विच इज रिलेटिंग टू वेरिफिकेशन ऑफ रिसीट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस to rule out the round tripping in the funds, to rule out the round tripping of the funds. Now she is documenting various procedures performed by her, including relevant audit findings. तुम document कर रहे हो इसको, however she doesn't feel need for putting into writing about how she planned the whole exercise. तुमने पूरा प्लानिंग को नहीं डॉक्यूमेंट किया है, होल एक्सरसाइज जो तुम्हारी थी पूरी की पूरी प्लानिंग, वो तुम्हारा डॉक्यूमेंटेड नहीं है। डज शी रिक्वायर रिफ्रेशिंग ऑफ हर नॉलेज? अगेन अपन ने अभी जस्ट कवर किया है ये चीज, क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है मेरे को बताओ? डॉक्यूमेंटिंग ऑल, डिसीजंस जो लिए सर, डॉक्यूमेंट राइट डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट स्ट्रेटजी, देन ऑडिट प्लान, ऑडिट प्लान एंड चेंजेस इन चेंजेस स्ट्रेटजीज। changes in audit plan and audit strategy, right? Changes in audit strategy and audit plan. तो यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया? डॉक्यूमेंट चेंजेस जो हुए उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया है, लेकिन जो ओरिजिनल हमने जो प्लानिंग किया था, क्या इसको डॉक्यूमेंट किया है क्या? नहीं। अरे हाँ कि ना? यहाँ देखोगे तो उसने जो जस्ट एक्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म की है इन वेरिफिकेशन ऑफ रिसीट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, उसको उसने प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया है इन कंपैरिजन टू प्रोसीजर्स ओरिजिनली थॉट ऑफ। और बाद में लिखा है कि पूरी पूरी एक्सरसाइज को उसने डॉक्यूमेंट नहीं किया है, सिर्फ जो एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर जो जो वो लास्ट में परफॉर्म की ना विद रिस्पेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द रिसीट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, सिर्फ उसको डॉक्यूमेंट किया उसने। देयरफॉर यहाँ पे उसको ऑडिट प्लानिंग जो इनिशियली उसने प्लान किया था उसको भी डॉक्यूमेंट करना चाहिए था, और जब बाद में जो चेंजेस आए हैं उसको भी डॉक्यूमेंट करना चाहिए था। एक बार देखो आंसर क्या दिया हुआ है। ठीक
ठीक है, तो आंसर में क्या दिया हुआ है तुम्हारा? तुमको डॉक्यूमेंट चेंजेस को भी डॉक्यूमेंट करना है, और किन कारणों से तुमने ये चेंज किया है वो भी डॉक्यूमेंट करना है, रीजन रीजन फॉर सच चेंज, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान इज अ रिकॉर्ड ऑफ द प्लान्ड एंटी जो तुमने इनिशियली प्लान किया था, एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एट द असर्शन लेवल इन रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रोमम। It also serves as a record of proper planning that can be reviewed and approved prior to their performance. Further तुमने जो चेंजेस किए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट उसको भी तुमको डॉक्यूमेंट करना है along with the reasons therefore thereof due to embarking upon extensive procedure need also to be documented. Failure to document audit plan could entail risk of not conducting audit according to the professional standards in a qualitative manner. अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर में तो दो तीन ही क्वेश्चन थे। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल। CAR is conducting statutory audit of a divisional office of a public sector insurance company। ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी जैसे समझ लो यूटीआई हो गया। On going through delegation of powers laid down by the company's head office, it is noticed that surveyors in claims under property insurance policies beyond estimated amounts of 30 lakhs are to be appointed by divisional claims committee। तो ये बोल रहे 30 लाख के ऊपर के जो अमाउंट क्लेम्स होंगे उसका जो सर्वेयर होगा, सर्वेयर हर इंश्योरेंस कोई भी क्लेम आता है तो उसका सर्वे किया जाता है पहले, राइट? तो इंश्योरेंस सर्वेयर को भेजा जाता है कि भैया जो क्लेम है वो जेन्युइन है ना, क्या जानबूझ के तो कोई उसने लॉस तो नहीं किया कैरी, और जो लॉस है वो विद इन द पॉलिसी कवर्ड है ना, ये सब चीजें जो सर्वेयर जाता है चेक करता है। सो जो ये बोल रहा है लॉस असेसर है, लॉस सर्वेयर है, उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगी? डीसीसी, डिविजनल क्लेम्स कमेटी, अगर क्लेम अमाउंट 30 लाख के ऊपर है तो। हाउएवर एन ऑनगोइंग थ्रू सर्वेयर अपॉइंटमेंट डिटेल्स ऑफ 10 सच क्लेम्स ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, 10 क्लेम का तुमने देखा तो अपॉइंटमेंट किस कौन कौन किसने क्या क्या किया है, 10 क्लेम्स का तुमने उठाया और इसमें से तुमने देखा सर्वेयर का किस किसने अपॉइंटमेंट किया हुआ है। एंड 5 इंस्टेंसेस हैव कम टू हिज नोटिस वेयर अबाउट डेलीगेशन ऑफ पावर्स हैज नॉट बीन फॉलोड एंड अपॉइंटमेंट्स वर मेड बाय डिविजनल मैनेजर ने अपॉइंट किया इंस्टेड ऑफ डीसीसी। डीसीसी कमेटी ने नहीं किया, मैनेजर ने किया अपॉइंटमेंट। तो गलत है ना, गलत है। 5 के 5 जो इंस्टेंसेस है ये सब रॉन्ग है, डीसीसी को करना चाहिए था। इन द बिगिनिंग ऑडिटर हैड असेस रोमम टू बी लो। अब तुमने जो रोमम लो असेस किया था वो क्या बढ़ जाएगा क्या? डिस्क्राइब व्हाई अबव फाइंडिंग वुड चेंज ऑडिटर्स असेसमेंट इन रिलेशन टू रोमम एज स्टेटेड अबव। जो तुमने रोमम स्टेट किया था लो है, क्या वो अब बढ़ जाएगा? यस सर। राइट, सो रोमम बढ़ेगा तो इसमें तुमको क्या क्या चीजें बतानी पड़ेगी? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को तुमको डिफाइन करना पड़ेगा क्या होता है ये, राइट? तुमको उसमें बताना पड़ेगा कि उसमें इनहेरेंट रिस्क भी आती है और कंट्रोल रिस्क भी आती है। कंट्रोल रिस्क में तुमको बताना पड़ेगा कि ये कंट्रोल है, ये जो है 30 lakhs के ऊपर का जो अमाउंट होगा, इसका अपॉइंटमेंट जो सर्वेयर है, जो इसका अपॉइंटेड सर्वेयर होगा, डेट विल बी अपॉइंटेड बाय हुम? डेट विल बी अपॉइंटेड बाय डीसीसी। दिस इज व्हाट अ कंट्रोल है ना, ये कंट्रोल है। जब तुम देख रहे हो कि कंट्रोल प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, जब तुमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया और कंट्रोल टेस्टिंग में तुमने पाया कि ऑपरेटिंग ओई इफेक्टिवनेस, दैट इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस नहीं है, सो इन दैट केस योर असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क विल इंक्रीज, योर असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क विल increase or not? So ROMM equals to what? Inherent risk into increased control risk, and therefore ROMM will increase. That's how you can explain। देखो एक बार क्या दिया है इसमें। ठीक है, यस सर।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. You have recently been appointed as an auditor of NGO working in the field of upholding democracy for the first time. The last year accounts of NGO were unaudited and its activities were limited at a small scale. However, it is only in the current year that NGO has received substantial donations including foreign funds. तो again foreign funds अगर तुम receive करे तो तुमको फकरा लग जाएगा. You have recently been appointed as an auditor of NGO. NGO last year accounts were unaudited. पिछले साल के accounts unaudited थे और एक्टिविटी भी वेरी स्मॉल लिमिटेड थी. लेकिन इस साल बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और तुम फॉरेन फंड्स भी अब रिसीव कर रहे हो. अगर द सेड एनजीओ इज आल्सो क्राउड फंडिंग इट्स डोनेशंस. क्राउड फंडिंग तुमको पता होगा, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं बहुत सारे जहाँ पे तुम क्राउड से फंडिंग ले सकते हो. क्राउड से मतलब कोई भी, पूरी पब्लिक इन जनरल को जाओगे, रीच आउट करोगे ऑनलाइन के थ्रू एंड दे कैन डोनेट वट एवर अमाउंट दे नीड, दे वांट टू. So the government has now legislation power to cancel फकरा सर्टिफिकेट ऑफ एनजीओ. गवर्नमेंट के पास पावर आ गई, बोल रहा है कि वो उनका जो फकरा का जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल कर देंगे. सिंस इट इज वर्किंग इन फील्ड विच एनकम्पासेस पॉलिटिकल एंड सोशल फील्ड्स, एक्विजिशंस एंड काउंटर एक्विजिशंस आर फ्लाइंग थिक एंड फास्ट. मतलब ये सब बहुत कॉमन है. एक्विजिशंस कॉमन है, काउंटर एक्विजिशंस करना पॉलिटिकल सोशल फील्ड से रिलेटेड है ना ये वाली जो एनजीओ है. सो व्हाट फैक्टर्स यू मे कंसीडर फॉर असेसिंग ऑडिट रिस्क. क्या इसका ऑडिट रिस्क ज्यादा होगा कि कम होगा? क्या 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 फैक्टर्स तुम कंसीडर करोगे अब इसकी ऑडिट रिस्क डिटरमाइन करने के लिए? एक तो भाई अकाउंट्स अनऑडिटेड थे लास्ट ईयर के, ये एक पॉइंट हाईलाइट करना पड़ेगा. और क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करोगे व्हाइल यू आर असेसिंग द ऑडिट रिस्क? फॉरेन फंड्स इंक्लूडेड है. फॉरेन फंड्स आ रहा है, डोनेशन, फॉरेन फंड से डोनेशन आ रहा है तुम्हारा. उसके अलावा तुम्हारा लेजिस्लेटिव पावर आ गया कि तुम्हारा फकरा का जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल करने वाले तुम्हारे एनजीओ का. फकरा का जो सर्टिफिकेट है वो तुम्हारा कैंसिल करने वाले तुम्हारे सर्टिफिकेट. तो ये सारे पॉइंट्स तुमको फैक्टर इन करने पड़ेंगे व्हाइल असेसिंग द ऑडिट रिस्क एंड अकॉर्डिंगली दिस ऑडिट रिस्क विल डीम टू बी हाई ओनली. ज्यादा आना चाहिए. देखो, फॉर असेसिंग ऑडिट रिस्क ऑडिटर शैल कंसीडर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क. ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं बताओ? IR, CR and DR. internal control, sorry, internal control risk, detection risk. इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क, राइट. सो यह बोल रहे सारे कंपोनेंट्स देखोगे जब तो तुमको दिखेगा कि इनहेरेंट रिस्क भी ज्यादा है यहाँ पे. क्यों इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है? क्योंकि ये पॉलिटिकली एसोसिएटेड एक ऐसी सोशियो इकोनॉमिक एनजीओ है जो पॉलिटिकली एसोसिएटेड है, जहाँ एक्विजिशन और काउंटर एक्विजिशन चलते रहता है. सिमिलरली कंट्रोल रिस्क यहाँ पे ज्यादा कैसे आएगा? अगर अपन देखें कंट्रोल रिस्क, क्राउड फंडिंग है इसलिए कहाँ से पैसे आए वो मॉनिटर करना थोड़ा टफ हो जाएगा. क्राउड फंडिंग बोल सकते हो. एंड तुम्हारा फॉरेन फंड्स का भी कंट्रोल एक बार देखना पड़ता है, उसके ऊपर भी कंट्रोल्स होने चाहिए. तो कंट्रोल रिस्क वहां पे भी है, राइट. तो अपन ये भी बोल सकते हैं एक तो फॉरेन डोनेशंस है एंड क्राउड फंडिंग एंड डिटेक्शन रिस्क तुम्हारा कि ऑडिटर ये चीजों को डिटेक्ट ना कर पाए. तो इसलिए ऑडिटर को सारे कंपोनेंट्स देखने हैं. द सेड एनजीओ इज वर्किंग इन अ पॉलिटिकल कम सोशल फील्ड विच कैन मेक इट्स एक्टिविटी इनहेरेंटली रिस्की. इनहेरेंट रिस्क तो है ही. Crowdfunding donations may have to be seen in relation to constitution of NGO, which may make this risky. Since the NGO is in receipt of foreign funds, it may make transactions inherently risky. Inherent risk यहाँ पे बताया पूरा कुल मिला के. The credibility and integrity of persons behind non-government organization जो है, जो इनके पीछे के जो लोग हैं उनकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि पैसा को मैनेज कौन करने वाले हैं? ये लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं पैसा. ये लोग फंड्स को मैनिपुलेट करके खुद के बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं या किसी और के अदर बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं. देयरफॉर द क्रेडिबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द पर्संस बिहाइंड दिस एनजीओ इज वेरी वेरी क्रिटिकल. शेडी एनजीओ मतलब जो तुम्हारे फर्जी एनजीओ है can be involved in the money laundering activities and may be involved in the misutilizing of the funds from the donors. Since last year accounts were unaudited, it also increases inherent risk. Unaudited तो ये पॉइंट भूल गए अपन, राइट. हाँ, मार्क भी कहता अपन ने कि ये अकाउंट्स इसके अनऑडिटेड है ड्यू टू प्रोबेबल इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स इफ एनी ऑफ द लास्ट ईयर
Non-compliance with strict laws has the potential to make activities of NGO inherently risky. और ये compliance भी नहीं कर रहे, इसलिए इनका सर्टिफिकेट क्या करने वाले, लोग कैंसिल करने वाले, सर्टिफिकेट इसका कैंसिल करने वाले, and therefore this becomes again a very risky activity. Since NGO has received substantial donations in current year and its activities were on a relatively small scale during last year, फॉर्मल कंट्रोल्स मे नॉट बी इन प्लेस. कंट्रोल्स होंगे नहीं ज्यादा, क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि पिछले साल तक हमारे फंड्स जो आते थे, डोनेशंस जो आते थे, बहुत स्मॉल थे, मिनिमल थे. इस बार हमने ज्यादा, बहुत ज्यादा डोनेशन रिसीव किए, इंक्लूडिंग फॉरेन डोनेशन. तो जो कंट्रोल्स होने चाहिए, जो ज्यादा डोनेशन के लिए कंट्रोल्स होने चाहिए, या इंक्लूडिंग फॉरेन डोनेशन तो पहले मिलता नहीं था, तो वो सब भी अब मिलने चालू हो गया. तो उससे रिलेटेड जो कंट्रोल्स नहीं होंगे ऑलरेडी, डेट डीम टू बी कैन बी सपोज टू बी कैलकुलेटेड एज व्हाट, कंट्रोल रिस्क. कंट्रोल रिस्क हो सकता है वो. Lack of formal control may lead to non-compliance with laws. Non-compliance with FACRA can have serious consequences, including cancelling such certificate. Therefore, control risk would be high. And further, audit for NGO has been accepted for the first time. There may be lack of understanding of activities of the NGO. It may lead to higher detection risk due to inappropriate sampling procedure. तो ये बोल रहा है एनजीओ जो अपन ने किया है, ये इसका ऑडिट भी अपन पहली बार कर रहे हैं, एक्सेप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम. और इसका लास्ट टाइम एनजीओ ऑडिटेड नहीं था, अनऑडिटेड था. And we are also doing this NGO for the first time. Therefore, we also may not be able to detect the misstatements which we just identified ना. inherent risk और जो control risk है, इसमें जो जो कुछ हो, ऐसा हो सकता है कि कुछ misstatements ऑडिटर से छूट जाए, तो वो तुम्हारा डिटेक्शन रिस्क आ गया. इसलिए तुम्हारा ऑडिट रिस्क तुमको निकालने बोला है, तो तुमको ये सारी बातें बाहर निकाल के लिखनी पड़ेगी. ठीक है. अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एक ये वाला क्वेश्चन देखना, एमटीपी अक्टूबर 23, मतलब लास्ट ईयर का जो एमटीपी है, लास्ट ईयर एमटीपी, उसका ये क्वेश्चन है. ये देखो क्वेश्चन, क्या तुमसे बन रहा है क्या ये. ऐसे 315 रिक्वायर्स द ऑडिटर टू डॉक्यूमेंट की एलिमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन्ड रिगार्डिंग ईच ऑफ इट्स इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स. मुझे बताओ कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल, कितने कंपोनेंट्स होते हैं और क्या नाम है उनके. इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स क्या क्या थे. रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और कंट्रोल एक्टिविटीज, कंट्रोल एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल और कंट्रोल एनवायरनमेंट. एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट. राइट. तो ये तुमको याद रखना है, बहुत काम आएंगे. तो अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम विच सच अंडरस्टैंडिंग वाज ऑब्टेन्ड एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स वर परफॉर्म. ठीक है. तो ऑडिटर ने डॉक्यूमेंट किया कुछ की एलिमेंट्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन्ड रिगार्डिंग ऑल द इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स. ये पांचों कंट्रोल कंपोनेंट्स के बारे में ऑडिटर ने डॉक्यूमेंट किया है कुछ कुछ बातें, जिसमें से ये बोल क्या रहा है, sources of information from which such understanding was obtained and risk assessment procedure were then performed accordingly. While conducting the audit of MPT Limited, a listed company, CAZ has understood various IT controls relating to data center, network operations, system software acquisition, change in maintenance, program change, access security, application system acquisition, development, maintenance operating in the maintenance operating in the company. Besides, he has also gained knowledge of application controls designed to ensure the integrity of accounting records. Which one of the internal control components of the company is referred to in the above description? सोचो एक बार, इन पांचों कंट्रोल में से कौन सा कंट्रोल तुमको लग रहा है यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया गया है. सिस्टम इंफॉर्मेशन एक्विजिशन सिस्टम, मेंटेनेंस. हाँ, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन वाले. इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन बोल रही है वृंदा. और कोई, बाकी लोग. हाँ, सर पीडीएफ थोड़ा जूम आउट करो ना.
एप्लीकेशन कंट्रोल्स, क्या ये पढ़ा हुआ याद आ रहा है कि कुछ? सर कंट्रोल एनवायरनमेंट है ये। कंट्रोल इन्वायरमेंट बोल रहे हो? कहाँ से कंट्रोल इन्वायरमेंट लग रहा है तुमको? Besides activities gathered from above description, give examples of any other two activities relevant for audit included in the above identified component of internal control. 4 नंबर का क्वेश्चन है, तुमको आइडेंटिफिकेशन का 1 मार्क मिलेगा और फिर 2 एक्टिविटी लिखनी है, उसके बारे में और 3 मार्क मिलेंगे कंक्लूड करते हुए। तो तुम आइडेंटिफाई ही अगर गलत करोगे तो उसके और जो बचे कुचे 2 एक्टिविटी है वो भी गलत करोगे ना, तुम्हारा पूरे चारों नंबर चले जाएंगे। तुम कंट्रोल ही गलत आइडेंटिफाई कर रहे हो। 5 कंट्रोल है, उसमें से तुमको पर्टिकुलरली देखो कंट्रोल एक्टिविटीज के तो अंदर कंट्रोल एक्टिविटीज आएगा। परफॉर्मेंस रिव्यू दिया एक तो, कि तुम एक्चुअल परफॉर्मेंस वर्सेस बजट क्या है वो चेक करते हो। इसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग तुम देखते हो कंट्रोल एक्टिविटी में कि तुम्हारे जनरल आईटी कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। जनरल आईटी कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, पूरा पूरा सेम लैंग्वेज दी हुई है। यस सर। समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन बन सकता है, कैसा क्वेश्चन बनाया भी है इंस्टीट्यूट ने? ठीक है, एमटीपी में आया, हो सकता है डायरेक्ट एग्जाम में तुमको आए। यस सर। देखो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 3 देखो। RK Living Limited is engaged in manufacturing and processing of textile fabrics. It purchases its raw material from a company based in Silvassa, taxable at the rate 12%. It takes about 3 to 4 days for raw materials to reach the company's plant. 3-4 दिन लग जाता है कंपनी के प्लांट तक आते आते रॉ मटेरियल, जब तुम ऑर्डर करते हो तो। रिसेंटली कंपनी ने रिवैम्प किया अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को फॉर रिकॉर्डिंग इट्स ट्रांजेक्शंस। यू हैव आल्सो अज्यूम्ड चार्ज एज हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, तुमको हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट बना दिया गया। ठीक है। It is noticed that information system requires booking of purchases in purchase ledger and stock records from the date of purchase invoice only. From the date of purchase invoice only. How would you deal with the above matter as internal auditor of the company? क्या लग रहा है तुमको? परचेज इनवॉइस की जो डेट है उसी दिन मेरा परचेज लेजर और स्टॉक रिकॉर्ड अगर बुक हो पाएगा, जिस दिन मेरी डेट ऑफ परचेज इनवॉइस है उसी दिन से मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा अगर, तो ये सही है क्या? हाँ या ना, या गलत है तो क्या सही होगा? क्या दिक्कतें आ सकती है इससे? एज अ हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, इट इज नोटिस दैट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायर्स बुकिंग ऑफ परचेजेस। जब तुम परचेज बुक कर रहे हो तुम्हारे परचेज लेजर में, स्टॉक रिकॉर्ड में, तो वो कहाँ से होता है? फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज इनवॉइस ओनली। जो परचेज इनवॉइस है उसकी जो डेट है वही डालते हैं अपन, तभी जाके होता है। बोलो। अभी तो स्टॉक रिसीव तो नहीं हुआ है, तो फिर भी डेट ऑफ इनवॉइस पे रिकॉर्ड कर लेंगे तो गलत होगा ना। राइट, तो तुम्हारा जो स्टॉक रिकॉर्ड्स है, स्टॉक रिकॉर्ड्स, वो तुम्हारा ओवर स्टेटेड दिख सकता है। तुमको स्टॉक अभी तक मिला ही नहीं है, माल आया ही नहीं है, तुमने माल रिकॉर्ड कर लिया, तो परचेज लेजर स्टॉक रिकॉर्ड्स दोनों में रिकॉर्ड हो जाएगा, तो डेट विल बी ओवर स्टेटेड स्टॉक रिकॉर्ड्स। सिमिलरली तुम्हारी रिकंसिलिएशन में डिफरेंस आ सकता है। बाद में चल के मान लो कि तुम्हारे पास माल आ गया, तुमने उसको रिकंसाइल किया कि जो हमारा जितना माल आना चाहिए था, जितनी क्विंटल आना चाहिए था, या जो भी जितनी बोरियां आनी चाहिए थी, उसमें से कुछ कम है क्या? तुम क्वालिटी चेक करते हो ना, बाहर इंस्पेक्शन करते हो, गेट के बाहर। उसके बाद गुड रिसीट नोट इशू करते हैं अपन, GRN। तो गुड रिसीट नोट के पहले जब तुम क्वालिटी चेक कर रहे हो, वहां पे तुम मान लो कुछ माल को रिजेक्ट कर दिए, तुमने तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन मान लो 30 मार्च को तुमने रिकॉर्ड किया और जब 2 अप्रैल तक माल आया, 2 अप्रैल को तुमने माल को रिजेक्ट करके भेज दिया, तो 30 मार्च को तुमने अगर एक्सेप्ट कर लिया था तो तुम्हारे परचेज में दिख जाएगा, जबकि उस साल का परचेज ही नहीं है वो तो। उस साल का या उस महीने का जो भी बोल लो, उस साल का परचेज ही नहीं हुआ। तुम्हारी दिक्कतें आ जाएगी जीएसटी के केस में भी, फिर फर्दर रिकनसाइल करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे तुम्हारा ये सब दिक्कतें आ सकती है। सो डेट इज वाई
वी शुड असेस कि भैया मेरे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, उसमें क्या इनपुट आना चाहिए, क्या इनपुट आ रहा है, एंड वेदर दिस डिसीजंस आर वैलिड और नॉट। जो इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड हमने जो डिसाइड किया है कि क्या इनपुट रहेगा मेरा, एंड व्हाट विल बी द आउटपुट अकॉर्डिंगली दैट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की जो सिस्टम्स है, मॉनिटरिंग सिस्टम्स हो गए या ऑटोमेटेड सिस्टम जो हो गए, ये सब मेरे को एक बार बीच बीच में इवेल्युएट करते रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो जनरल लाइन दी हुई है सबसे पहले कि इंटरनल ऑडिट इन्वॉल्व्स व्हाट, कंटिन्यूअस एंड क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एन एंटिटी with a view to suggest improvement in its governance mechanism, including its strategic risk management and internal control system. Internal audit also involves evaluation of internal control. तुमको यहाँ इवेल्युएट करना पड़ेगा कि तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर है कि नहीं। यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, मेरा जो डेट ऑफ परचेज इनवॉइस जो बुक लेता है मेरा, वो नहीं लेना चाहिए, है ना। सो इन द गिवन सिचुएशन इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायर्स बुकिंग ऑफ परचेज। तुमको इवेल्युएट करना है इंटरनल कंट्रोल को बेसिस डिजाइनिंग कैसा गया है, इंप्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड योर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड ओई, डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड ओई। और यहाँ पे तुम्हारा डिजाइन ही खराब है, तुम समझ रहे हो, यहाँ पे डिजाइन ही खराब है। Such a control system is likely to present a distorted picture of stocks of the company. Stocks तुमको overstated दिख सकते हैं। It would show stocks as received whereas these goods could be in transit. Therefore, design of control itself is faulty, which allows booking from date of purchase invoice only. एंड देयरफॉर तुम्हारा रिकंसिलेशन बता सकते हो, क्वालिटी चेक के कारण कुछ माल रिटर्न करोगे जब, तो रिकंसिलेशन वगैरह में दिक्कतें आएगी। एंड फर्दर सच अ सिस्टम कैन हैव इम्प्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी लॉस। इंटरनल ऑडिटर शुड रिपोर्ट ओवर मैटर आस्किंग मैनेजमेंट फॉर द करेक्टिव एक्शन टू टेक प्लेस। टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। Company as part of its internal control setup has a system under which quarterly budgeted targets in respect of sales are analyzed with respect to actual performance achieved. बजट से कंपेयर करके तुम एक्चुअल परफॉर्मेंस जो तुम्हारा आया है उसको कंपेयर करते हो। इट ऑल्सो इन्वॉल्व फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट डिपार्टमेंटल हेड्स। तो ये तो जनरली होता ही है ना, तुम्हारा मान लो बजटेड सेल्स जितना होना चाहिए था उतना अगर सेल्स नहीं हुआ, तो जो सेल्स का डिपार्टमेंट हेड है, सेल्स हेड जो है, उसको हम पकड़ेंगे, उसको पकड़ के मारेंगे, राइट। उसको बोलेंगे कि क्यों नहीं हुआ इतना सेल्स, जो बजटेड था उतना सेल्स क्यों नहीं हुआ, क्या कारण थे, व्हाट वर द responsibilities that you will take now, and taking timely correction. In case of product departmental heads not achieving quarterly budgeted targets, they have to give a detailed justification for the same. प्रोडक्ट डिपार्टमेंट हेड्स को भी प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि अगर उन्होंने अचीव नहीं कर पाया अपना टारगेट तो। एंड ऑल्सो ले डाउन हाउ शॉर्टफॉल्स वुड बी कंपेंसेटेड इन ensuing quarters. Identify and explain components of internal control alluded to in above scenario. बताओ कौन सा कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल अगेन तुमको दिख रहा है, 5 कंपोनेंट है, 5 में से कौन सा कंपोनेंट दिख रहा है तुमको। बोलो भाई, 5 कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल है, उसमें से कौन सा कंपोनेंट इंटरनल कंट्रोल का लग दिख रहा है तुमको यहाँ पे अगेन। ये समझ में आ रहा है तुमको कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल अभी तक क्लियर नहीं है, या तो तुमको याद नहीं हुए हुए अंदर के पॉइंट्स। मतलब ये क्या हो रहा था कि ये मतलब एक पॉइंट है एसओडी वाला, अथॉरिटी वाला, तो उसमें कंट्रोल एक्टिविटीज और कंट्रोल एनवायरनमेंट में कंफ्यूजन हो रहा है। बट ये परफॉर्मेंस एंड रिव्यूज देख के फिर ये कंट्रोल एक्टिविटीज लग रहा है। कंट्रोल एक्टिविटी में दिया हुआ है साफ साफ, अभी अपन ने जस्ट देखा। परफॉर्मेंस रिव्यू एक फंक्शन है कंट्रोल एक्टिविटी का ही। तुम देखो यहाँ पे क्या दिया है, इंक्लूड रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ एक्चुअल विथ बजट्स, एक्चुअल विथ हाँ फोरकास्ट, सर। एक्चुअल विथ प्रायर पीरियड परफॉर्मेंस, रिलेटिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल टू वन अनदर। तो जरूरी नहीं है अगला क्वेश्चन सिर्फ बजट से ही कंपेयर करके बनाए। अगला क्वेश्चन वो किससे बना सकता है, तुमको बोलेगा कि ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल डेटा को कंपेयर कर रहे हैं हम अगर, तो ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा बताओ, ये कौन से कंपोनेंट में आएगा। जैसे कि एग्जांपल दे देगा तुमको कि तुम देख रहे हो स्टाफ कॉस्ट,
इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, या फिर रूम रेंट अपन ने देखा था एनालिटिकल प्रोसीजर, याद है तुमको ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर में अपन ने रूम रेंट कैसे निकाले, रूम रेंटल इनकम, जो रेंटल इनकम है, रूम रेंटल होटल है हमारी मान लो, तो अपन ने क्या देखा था कि कितने नंबर ऑफ रूम है तुम्हारे, एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑक्यूपेंसी। रेट क्या रहती है, और एवरेज रेट पर रूम क्या है। तो ये सब मेरे ऑपरेटिंग पैरामीटर है। इससे मैं फाइनेंशियल पैरामीटर को रिलेट कर सकता हूँ कि मेरा फाइनेंशियल एक रूम रेंटल एक्सपेंस, रूम रेंटल इनकम सॉरी, कवर हो जाएगी। तो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल को रिलेट करना टू वन अनदर एंड अकॉर्डिंगली डिटरमाइन और रिलेट डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं तुमको कि पिछले बार की कैपेसिटी, पिछले बार के जो तुम्हारा प्लांट की कैपेसिटी है, वो तुमने प्लांट की कैपेसिटी को कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, प्लांट कैपेसिटी जितनी थी उतनी ही है, लेकिन तुम्हारा रेवेन्यू डबल हो गया। रेवेन्यू डबल कैसे हो गया फिर, अगर प्लांट की कैपेसिटी मेरी उतनी ही है तो रेवेन्यू डबल कैसे हो गया, या तो प्लांट की कैपेसिटी एक्स्ट्रॉर्डनरीली बढ़ाना पड़ेगा, या तो कोई नया प्लांट डलवाना पड़ेगा, राइट। तो ये सब ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल पैरामीटर्स को रिलेट करना है। तो कुछ भी तुम पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड कुछ सोचा करो, डिटेल एनालिसिस करके एक बार सोचा करो कि इससे अब इस टाइप के अगर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट दो तीन पूछ चुकी है ऑलरेडी, एक तो अभी अपन ने देखा इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग से पूछी, अब एक यहाँ से देख लिया कि इंक्लूडिंग एक्चुअल विथ बजट से हो गया, तो बाकी चीजें भी जो दिया हुआ है इसके अंदर, वो चीजों के भी ऊपर तुमको सोचना पड़ेगा कि क्या आ सकता है क्या यहाँ से भी कोई क्वेश्चन बना के, और आ सकता है तो उसको थोड़ा राइट राइट करो, लिखो थोड़ा। इससे क्या होगा, तुमको भी पॉइंट्स याद रहेंगे, ऑटोमेटिकली कंट्रोल एक्टिविटीज के पॉइंट्स तुमको याद रहेंगे। अब तुमको यहाँ पे पूछा था ना कि और दो एक्टिविटी और बताओ, तो तुम परफॉर्मेंस रिव्यू बता सकते हो इसके बाद। अब जब तुमको ये अच्छे से याद रहेगा कि कंट्रोल एक्टिविटी के अंदर परफॉर्मेंस रिव्यू में अपन ये रिव्यू करते हैं एक्चुअल विथ बजट, तो तुम एक ये बता सकते हो फिजिकल कंट्रोल एसओडी। एसओडी बोलेगा तो कंट्रोल एक्टिविटी में ही आएगा। देख लो एक बार आंसर पढ़ो फटाफट। आगे बढ़े, देखो अभी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 5। CAS is the statutory auditor of listed company. On reviewing internal auditors of the company, he is of the view that there can be possible situations where insurance premiums for keeping insurance policies current in respect of various assets of the company may have become due and payable। मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम तुम्हारा ड्यू हो चुका है, पे करना पड़ेगा तुमको, अगर तुमको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो करंट रखनी है तो, वैलिड रखनी है तो। बट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इस्टेब्लिश्ड बाय द कंपनी मे नॉट बी एबल टू कैप्चर दिस। तुमको पता होगा अपन ने एक चीज देखा था, जो तुम्हारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, इंटरनल कंट्रोल जो सिस्टम होता है, इसमें अपन ने देखा था इन्फॉर्मेशन सिस्टम में कि इट शुड बी एबल टू कैप्चर द इवेंट्स और कंडीशंस, याद है। इट शुड बी एबल टू कैप्चर द इवेंट्स और कंडीशन, जहां मैंने तुमको एग्जांपल दिया था डेप्रिसिएशन का, जैसे एबल टू कैप्चर द इवेंट्स और कंडीशंस और ट्रांजेक्शंस, कैप्चर कैसे करेगा वो, ऑटोमेटिकली खुद से कैप्चर कर लेना चाहिए उसको। तो ये तुम्हारा जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, तुम डालोगे पॉलिसी डेट लास्ट टाइम की, तो ऑटोमेटिकली उसको खुद से कैप्चर करना चाहिए कि नेक्स्ट पॉलिसी कब रिन्यू करवाना पड़ेगा, उसके पहले ड्यू डेट के पहले तुमको ऑटोमेटिकली अलर्ट दे देना चाहिए उसको। बट ये क्या बोल रहा है कि आईसीएस जो है बाय द कंपनी मे नॉट बी एबल टू कैप्चर दिस, इलेबोरेट हाउ ही शुड प्रोसीड टू डील विद द अबव मैटर। हाँ, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर तुमको बताना पड़ेगा यहाँ पे। और क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में अगेन यहाँ पे कोई हमको डेफिशिएंसी दिख रही है क्या? यहाँ पे भी तुम ये लिख लो, यहाँ पे इसको भी क्या, रिलेट टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 5। एज एन ऑडिटर तुमको क्या करने बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे भी लिख सकते हो रिलेट टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ तुमको बोलता है कि भैया कंट्रोल डिजाइन इम्प्लीमेंटेड और ऑपरेटेड प्रॉपरली होना चाहिए। अपन ने ऊपर में भी देखा ना,
इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल में अपन क्या देखते हैं कि भैया कंट्रोल का डिजाइन कैसे किया गया है, कंट्रोल इंप्लीमेंटेड है ना, एंड इंप्लीमेंटेड है तो क्या कंट्रोल ऑपरेट इफेक्टिवली हो रहे कि नहीं हो रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। तो यहाँ पे तो अगेन कंट्रोल्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड इटसेल्फ, कंट्रोल डिजाइंड ही नहीं है, इम्प्लीमेंटेड ही नहीं है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली होगा ही नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारा इंश्योरेंस डेटा है उसके पहले तुमको अलर्ट आ जाना चाहिए कि तुम्हारा कैप्चर ही नहीं कर पा रहे बेसिकली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, यूर आईसीएस इज नॉट एबल टू कैप्चर द इंश्योरेंस डेट, ड्यू डेट, ठीक है। तो उस केस में तुम्हारा वीकनेस है, ये यहाँ पे भी इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस है, और अगर ये वीकनेस है तो तुमको बताना पड़ेगा क्या ये वीकनेस को हमको कम्युनिकेट करना पड़ता है एज पर ऐसे 265, और ये बात तुम ऊपर भी लिख सकते हो कि अगर इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस है तो तुमको क्या ऐसे 265 में इसको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी क्या, किसको रिपोर्ट करते थे अपन, वी यूज टू कम्युनिकेट दिस विथ इंटरनल विथ टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करते थे, याद है ये। इसमें तुम्हारा ये इसका भी रेफरेंस देगा कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या होती है, तुमको याद है ऐसे 265 में अपन ने देखा था एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। देखो यहाँ क्या बोलते हैं, ऑडिटर विल इंक्लूड इन द रिटर्न कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज क्या होती है, indicators of significant deficiency, examples of matters that the auditor may consider in determining whether a deficiency or a combination of deficiency in internal control constitute a significant deficiency है क्या। तो यहाँ पे susceptibility to loss or fraud of the related asset, तो यहाँ पे हमारी जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है इसके कारण क्या हमारा एसेट, क्या हमारा एसेट लॉस हो सकता है, यस, क्योंकि हमारा इंश्योरेंस ही अगर नहीं किया जाएगा तो हमारा एसेट हो सकता है नुकसान हो जाए, डूब जाए, एंड देयरफॉर दिस इज अ ससेप्टिबिलिटी टू लॉस ऑफ अ रिलेटेड एसेट। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। और अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है तो उस केस में तुमको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना है डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेफिशिएंसी एंड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू इनेबल द टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, कि भैया किस बारे में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर सारी इंफॉर्मेशन तुमको देनी है टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट को। तो तुमको डिस्क्राइब करना है क्या डेफिशिएंसी थी, ये क्यों डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है उसको बारे में एक्सप्लेन करना है, इसका पोटेंशियल इफेक्ट क्या क्या आ सकता है, एंड तुमको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देनी है टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट को ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाए क्या कॉन्टेक्स्ट है कम्युनिकेशन का। ठीक है, रीड करो एक बार फटाफट। क्लियर है, क्लियर है क्या, ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे ना। हाँ, ये सब जैसे जो क्वेश्चंस है ये सब हो गए थे ना अपने तो। रिस्क बेस्ड ऑडिट, also discuss the steps to be taken for the risk assessment phase of the audit। लेक्चर था ना लाइक और ऐसे 315 के साथ वाला, हाँ, उसमें तो ये नहीं हुआ था। ये बाकी क्वेश्चंस बोल रहे हो, ये वाले क्वेश्चंस जो थे जो चैप्टर 2 के, ये सब तो हुए थे ना, लेकिन मूवी थिएटर लाइक का जो है उसकी ऑडिट, ऑडिट प्रोग्राम ऑफ अ आप कॉम्प्लेक्स। रिकॉर्डेड का बोल रहे हो आप कि लाइव?
ऑडिट प्लान टू उसमें लोकेट सर ये एबनॉर्मल वाला हुआ है। वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब तो यस सर। तो सर वो वीडियो में तो ये रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल से ही स्टार्ट किया था ना। वो वाले में नहीं, मैंने एक और दिया था ना चैप्टर 2 ऑडिट प्लानिंग का। हाँ तो वो मेरा नहीं हुआ होगा। ऑडिट प्लानिंग का एक था ना। इसमें तुम बोल रहे हो कि बाकी ये जैसे क्वेश्चन है रिस्क बेस्ड ऑडिट, तो ये वही है रिस्क बेस्ड ऑडिट अपना। बेसिकली जहाँ पे ज़्यादा एरिया जहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज इंप्लॉय करना पड़ेगा अपने को, रिस्क बेस्ड ऑडिट। सर डेट यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, आरटीपी मई 22 का क्वेश्चन है। पदम लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कारपेट्स। The management has increased the focus on internal controls. The management discussed with the statutory auditor to ensure the steps required to be taken so that the statutory auditor is risk based. Statutory audit risk based होनी चाहिए and focused on areas of greatest risk to the achievement of the company's objective. Name the key steps and phases involved in the risk based audit. तो तुमको पता हो गया, अपन ने देखा यहाँ पे 3 distinct steps, 3 की स्टेप्स ऑफ द ऑडिट। सबसे पहले रॉमम असेस करते अपन, फिर डिजाइन करते, परफॉर्म करते, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, एंड लास्टली अपन अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू करते थे। ये 3 स्टेप तुमको बताने यहाँ पे, 3 स्टेप्स एंड फेजेस इन्वॉल्व इन द रिस्क बेस्ड ऑडिट, वही 3 फेज जो है। एंड ऑल्सो डिस्कस द स्टेप्स टू बी टेकन फॉर द रिस्क असेसमेंट फेज ऑफ द ऑडिट, यानी स्टेप 1 को तुमको इलेबोरेट करना है, ये वाला रिस्क असेसमेंट फेज। ठीक है, ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन थे पहले के। ये इंटरनल चेक से बहुत बार आता है क्वेश्चन, याद रखना। रिव्यू ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम, ये वाला। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, तुमको याद होगा रिव्यू ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम, चेक चेक इंटरनल चेक। ये 3 पॉइंट है, 1 2 3। यहाँ तुमको प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क दिख रहा है क्या? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी जो होनी चाहिए थी, डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, क्या ये तुमको दिख रहा है? एन ऑफिसर वाज हैंडलिंग द सेल्स लेजर एंड ऑल्सो द कैश रिसीट्स। ये तो तुमको कई बार मैंने क्लास में एग्जांपल लिया है कि तुम ही सेल्स लेजर में अकाउंटिंग कर रहे हो और तुम ही कैश रिसीव कर रहे हो। क्या ये प्रॉपर है क्या? हाँ सर। नहीं नहीं सर, नहीं होना चाहिए। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए ना यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट, तुम मैं ही तुम्हारी अकाउंटिंग करूंगा सेल्स लेजर में, और मैं ही तुमसे कैश रिसीव कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं तुमसे कभी कैश रिसीव कर लूँ, तुम्हारी अकाउंटिंग ना करूँ, और अकाउंटिंग करूँ 4-5 महीने बाद कैश सेल्स की, और कैश रिसीट मैं दिखा दूँ अपने पास ही रखूँ, अपने बाद में दिखाऊँ मैं बुक्स में, या कुछ करूँ ही ना, अकाउंटिंग एंट्री ही ना मारूँ कभी, ऐसा भी हो सकता है। सो ऑफिसर वॉज हैंडलिंग द सेल्स लेजर एंड कैश रिसीट, यहाँ पे तो एसओडी आएगी। अनदर ऑफिशियल वाज हैंडलिंग डिस्पैच ऑफ गुड्स एंड इशुएंस ऑफ डिलीवरी चलान। मतलब तुम भी चलान डिलीवरी भी कर रहे हो, और तुम डिस्पैच ऑफ गुड्स भी तुम ही हैंडल कर रहे हो। मतलब चलान डिलीवरी भी तुम ही कर रहे हो और डिस्पैच ऑफ गुड्स भी तुम ही हैंडल कर रहे हो। अगेन तुम कहीं और डिस्पैच करवा दोगे गुड्स को अपने बेनिफिट के लिए, और चलान डिलीवरी चलान इशू कर दोगे, उसमें दिक्कत की क्या बात है? तो यहाँ पे चेक नहीं आएगा ना, रिव्यू नहीं कर पाएगा कोई। सो जो डिस्पैच कर रहे हैं गुड्स को एंड जो डिलीवरी चलान इशू कर रहे हैं, देयर हैज टू बी टू डिफरेंट पर्संस। एसओडी यहाँ पे भी आनी चाहिए। एंड तीसरा है वन मोर ऑफिसर वाज देयर टू हैंडल कस्टमर डेटर अकाउंट्स एंड इश्यू ऑफ रिसीट्स। ये तो तीसरे जैसा ही हो गया, यानी सॉरी फर्स्ट जैसा हो गया। ऑफिसर वाज हैंडलिंग द सेल्स लेजर एंड कैश रिसीट, वन मोर ऑफिसर वाज देयर टू हैंडल द कस्टमर डेटर अकाउंट्स एंड इश्यू ऑफ रिसीट्स। तो मोर और लेस ये पहले जैसा हो गया। As an internal auditor, you are required to briefly discuss the general conditions pertaining to the internal check system. Do you think that there was a proper division of work? If not, why? तो तुमको यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिवीजन ऑफ वर्क पूरा बताना है यहाँ पे, कि नो सिंगल पर्सन शैल हैंडल द ट्रांजैक्शन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तक नहीं होना चाहिए। स्टाफ ड्यूटी शुड बी रोटेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम विदाउट गिविंग प्रीवियस नोटिस। एवरी स्टाफ मेंबर शुड बी एनकरेज टू गो ऑन लीव एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। फिजिकल कस्टडी ऑफ एसेट और जो बुक्स ऑफ अकाउंट का एक्सेस है तुम्हारे दोनों के पास नहीं आना चाहिए। एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फिजिकल कस्टडी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी प्रॉपरली होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे तुमको आंसर करना पड़ेगा।
सेकंड वाला ठीक है, सेकंड वाले में एसओडी जरूरत नहीं है, ये मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया। सेकंड वाला अकाउंटिंग रिलेटेड नहीं हो रहा है, सेकंड वाला जो गुड्स डिस्पैच कर रहा है वही डिलीवरी चालान भी इशू कर रहा है, ठीक है। तो जो गुड्स डिस्पैच कर रहे हैं डिलीवरी चालान वो इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं आएगी। अगर यही बंदा परचेज यानी जो डिस्पैच कर रहा है जो गुड्स को, और वही बंदे को अपन सेल्स के अकाउंटिंग में भी लगा दे सेम, तो फिर दिक्कत आ सकती है। यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग हैंडल करने वाला होगा। ये जो गुड्स डिस्पैच का डिपार्टमेंट हो गया, वही डिलीवरी चालान वगैरह भी वही से जाएगा, वही से निकलेगा, राइट। कि क्या गुड्स जा रहे, कितनी क्वांटिटी में जा रहे हैं, वही से इशू होंगे जहाँ से गुड्स डिस्पैच हो रहे हैं। तो यहाँ दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ अपना कुछ चैप्टर 3 का भी क्वेश्चन सारे हो जाते हैं मोस्टली। देखो जितने अपन ने किए हैं कवर वो तो है ही है, इसके अलावा जो बाकी पोर्शन है सबसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो रिपोर्टिंग टू क्लाइंट्स ऑन इंटरनल कंट्रोल वीकनेस, ये ऑलरेडी अपन ने कवर किया है ऐसे 265 में, और बहुत बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। अभी अपन ने देखा था कि तुमको डेफिशिएंसी की डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा टू इनेबल टीसीडब्ल्यूजी एंड द मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, राइट। उसके अंदर के ये 4 पॉइंट भी अपन ने देखे हुए ऑलरेडी 265 में। फिर इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनर एंड इंटरनल कंट्रोल चेकलिस्ट, ये क्वेश्चन आता है। सर्टेन बेसिक असम्पशन फॉर एलिमेंट ऑफ गुड कंट्रोल वाइल यूजिंग इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, ये आ सकता है, अभी तक आया नहीं है। ये एसओपी वाला क्वेश्चन आया हुआ है, एसओपी वाला क्वेश्चन दिसंबर 21 में आया हुआ है, ये मैंने बताया भी होगा तुमको लेक्चर के टाइम पे, ठीक है। तो सब चीजें इंपॉर्टेंट है। और 5 कंपोनेंट्स जो है अपने इंटरनल कंट्रोल के, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली कंट्रोल इन्वायरमेंट, जिसके अंदर और 7 पॉइंट है, हर 7 पॉइंट के अंदर और पॉइंट है। ये वाला तो बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किया है, ये वाला। रिस्क कैन अराइज और चेंज ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस सच एज फॉलोइंग, किन किन हालातों में रिस्क बढ़ सकते हैं या रिस्क चेंज हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तुम्हारी कंपनी की, या तुम्हारी कंपनी फॉरेन में जा रही है ऑपरेशन करने, कोई नया बिजनेस मॉडल को अपना रही है, कोई नया प्रोडक्ट को अपना रही है, कोई नया एक्टिविटी में घुस रही है, कॉर्पोरेट मर्जर हो रहा है, तुम्हारा अमालगमेशन हो रहा है क्या, कोई न्यू टेक्नोलॉजी को तुम अपना रहे हो अगर, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पे रिस्क चेंज होंगे या रिस्क बढ़ेंगे, है ना। ये सब अपन ने देखा है यहाँ से। तो अभी अपन ने एक दो कोई क्वेश्चन ही देख लिया। परफॉर्मेंस रिव्यू से एक क्वेश्चन बनाया इंस्टीट्यूट ने विथ रिस्पेक्ट टू बजट को कंपेयर करते हुए। सिमिलरली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे एक क्वेश्चन डाला है इन्होंने पिछली बार की एमटीपी में, एमटीपी अक्टूबर नवंबर 2023, जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है ना। अभी देखो लास्ट ये केस स्टडी सॉल्व करो, एमसीक्यू 5 एमसीक्यू है। 5 एमसीक्यू है, ये सॉल्व करो। डन, यस। हो गया। तो यहाँ पे फाइनेंशियल्स दिए हुए हैं कुछ, ये करेंट ईयर के फाइनेंशियल्स है, एंड ये प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल्स है। तो रेवेन्यू देखोगे तो सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी मोटा माटी बढ़ा है, ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए हमारा बढ़ गया क्योंकि शायद मार्जिन बढ़ गई है हमारी, क्योंकि जितना रेवेन्यू बढ़ा है उतना कॉस्ट नहीं बढ़ा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस सेम है, फाइनेंस कॉस्ट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है, कम हो गया ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा पिछले साल तक लॉस आ रहा था, अब हम प्रॉफिट में आ गए। टैक्स एक्सपेंस इसलिए कुछ था नहीं क्योंकि पिछले साल तक लॉस चल रहा था, इस बार टैक्स आया 750, अकॉर्डिंगली डिफर्ड टैक्स चल रहा था जो इस बार 50 हो गया, एंड टोटल टैक्स एक्सपेंस आ गया अपना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 15,2100। ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए अपने, 3,000 से 6,000 हो गए ट्रेड रिसीवेबल्स,
और इन्वेंट्री बढ़ गई है 6000 से 10,000. The company has not made any substantial addition in its plant capacity. Plant capacity में कोई substantial addition नहीं किया इन्होंने. IT has reduced its dealer network and is approaching customers directly using its online platform. Encouraging response has been received from customers and sales have gathered momentum through online platform. तो दिख ही रहा है ना, डेटर्स भी बढ़ गए अपने और सेल्स भी बढ़ गया अपना. डेटर 2 टाइम्स हो गया है. मेरे जो डेटर्स है वो कितना ग्रोथ है उसका 2x है, और रेवेन्यू का ग्रोथ क्या है 35/25 -1. राइट, ये मेरा रेवेन्यू का ग्रोथ आएगा. द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज बाय 40%. वही 35/25 -1 इंटू 100, 40% बढ़ा है. एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर देयर आर नो एडिशन इन प्लांट कैपेसिटी. मैंने तुमको सुबह हिंट भी दिया था, प्लांट पे तुम बढ़ा नहीं रहे हो लेकिन तुम्हारा रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली बूस्ट हो रहा है. अगर so which of the following statement is most appropriate in this regard? There could be an audit risk that revenue from operation is overstated. Yes or no? ओवरस्टेटेड लग सकता है ना, ऐसा हो सकता है. Yes, अपन को sir. डिटेल में चेकिंग करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है सही हो, बट देयर इज एन ऑडिट रिस्क एटलीस्ट. सो विल हैव टू चेक दिस इन डिटेल, द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. इसके अलावा देयर इज एन ऑडिट रिस्क दैट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नॉट ओवरस्टेटेड. तो फिर ऑडिट रिस्क क्या है? देयर इज एन ऑडिट रिस्क दैट फ्रेश कस्टमर्स ऑफ अ कंपनी डू नॉट मेक पेमेंट्स. ये जो सेंटेंस है ना कि रेवेन्यू 40% ग्रोथ हो गया विदाउट एनी एडिशन इन प्लांट कैपेसिटी, इसके रिलेशन में ये ज्यादा सही आंसर है. Obviously, there can be an audit risk with respect to the fresh customers of the company which will not make the payments. ये भी एक हो सकता है audit risk हो. But there is an audit risk that company is overutilizing its plant capacity leading to rapid plant obsolescence. मेरे को फर्स्ट लग रहा है प्रॉपर, तुम लोग को क्या लग रहा है? There is an audit risk that company is overutilizing its plant capacity leading to rapid plant obsolescence. बट ये अपने लिए क्या दिक्कत की बात थोड़ी ना है. प्लांट को ज्यादा यूज कर रहे हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है. प्लांट ओवर यूटिलाइज करोगे तो वापस से ये हमारे ऑडिट के रिस्पेक्ट में उतना ग्रीवियंट रिस्क नहीं है. विद जो उनके ऑपरेशन से रिलेटेड है वो उनका ऑपरेशनल रिस्क है कि फिर से उनको प्लांट लेना पड़ेगा, प्लांट एक्वायर करना पड़ेगा. बोलो क्या आंसर होगा? सर मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है, A. ए वाला ही लग रहा है. मोस्ट अप्रोप्रिएट इज ए ओनली, राइट. फिर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर बी बोलते हैं द ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ FY 21 22 एंड 22 23 आर सेम. ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपन ने भी देखा था सेम है 3825 3825, जबकि रेवेन्यू इतना ज्यादा बूस्ट हुआ है. ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आते हैं तुम्हारे? जनरली स्टाफ कॉस्ट आएगा, है ना, तुम्हारा डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये सब आएंगे. तो ये बोल रहे हैं विच आर जनरली सेम. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट in overall context of the case study? Operating expense figures of the 2 years can be same, there is no audit risk involved. जनरली मोटा माटी सेम होगा. 3825 है यहाँ पे लास्ट ईयर, तो यहाँ पे 3925 होगा, 3930 या 3800 होगा. तो मोटा माटी कॉमन सेम हो सकता है, बट एग्जैक्ट एग्जैक्ट अगर सेम है तो यहाँ पे तो हो सकता है ना कि कुछ गड़बड़ हो, तुमको चेक कर लेना चाहिए एक बार. तो ये बोल रहे हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों की ईयर का सेम हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ये बोल रहे हैं दिस इज एन एनोमली, हाउएवर देयर इज नो ऑडिट रिस्क इन्वॉल्व. एनोमली मतलब वो व्हाट? हाँ, मतलब जो एक ट्रेंड में चल रहा है उससे कुछ अलग मतलब. ट्रेंड का अलग विपरीत, राइट. दिस इज एन एनोमली हाउएवर देयर इज नो ऑडिट रिस्क इन्वॉल्व बोल रहे हैं. तो जनरली ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ते हुए दिखने चाहिए मेरे, लेकिन ये कोई एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस है, इसलिए कोई ऑडिट रिस्क इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे. थर्ड ऑप्शन है देयर इज ऑडिट रिस्क दैट प्रीवियस ईयर फिगर नीड टू बी रिवाइज्ड अंडर द कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट में प्रीवियस ईयर फिगर को मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा. इस साल के फिगर सही है, पिछले साल के फिगर में कुछ गड़बड़ हो सकती है, ये ऑडिट रिस्क है क्या? एंड देयर इज एन ऑडिट रिस्क दैट प्रीवियस ईयर फिगर्स हैव बीन प्रेजेंटेड इन द प्लेस ऑफ करंट ईयर फिगर्स ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का सेम कॉपी पेस्ट हो गया गलती से. क्या लग रहा है ऑडिट रिस्क? क्वेश्चन नंबर 2. सब बी और डी में कंफ्यूजन है. बी और डी, इट इज एन एनोमली हाउएवर देयर इज नो ऑडिट रिस्क इन्वॉल्व. तो
तो या तो तुमको एक डिसाइड करना पड़ेगा, या तो ऑडिट रिस्क है या तो नहीं है। ऑप्शन हाँ, में मतलब ये कंफ्यूजन होना चाहिए तो तुमको सी और डी में होना चाहिए, या फिर ए और बी में होना चाहिए। मतलब रिस्क तो है, और वैसे भी रेवेन्यू अगर इंक्रीज हुई है तो ये एक्सपेंस भी इंक्रीज तो होना चाहिए, मतलब ये अनोमली हो नहीं, तो बी ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। डी ज्यादा अप्रोप्रिएट है, यस डी होगा। क्योंकि मैंने एक और चीज क्या बताई, एग्जैक्ट अगर सेम आ रहा है तो ये भी तो एक इंपॉर्टेंट हिंट है ना, कि एकदम एग्जैक्टली सेम कैसे आ रही है। तो ऑडिट रिस्क है कि प्रीवियस ईयर ही प्रेजेंट कर दी गई है करेंट ईयर में भी, प्रीवियस ईयर की फिगर। तो मोटा माटी सेम होता अगर 3,900, ठीक है 3,850, 3,870, तो भी हम सोचते एक बार के लिए। लेकिन ये तो एग्जैक्ट सेम आ रहा है, तो यहाँ पे रिस्क हो सकता है कि पिछले साल का ही कॉपी पेस्ट हो गया हो गलती से। थर्ड देखो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1.44 टू मोर देन 2 मंथ्स इन ईयर 2022-23। 1.44 मंथ्स से बढ़ के हो गया ये 2 मंथ्स। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, क्या होना चाहिए तुमको? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का पहले तो फॉर्मूला पता है, ये बताओ। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या है? आपकी ट्रेड रिसीवेबल कितने फास्ट, मतलब अब कैश रियलाइजेशन कितना हो रहा है और चेंज कितना हो रहा है। फटाफट, कितना मेरा पैसा कितना फंसा है डेटर में, कितने दिन में मैं रियलाइज कर पाता हूँ। तो मैं अभी तक 1.44 मंथ्स में कर पा रहा था, अब मैं 2 मंथ्स में रियलाइज कर पा रहा हूँ। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1.44 मंथ्स टू मोर देन 2 मंथ्स। तो यहाँ पे मेरा उधारी, यानी जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है यहाँ पे मेरा, वो 1.44 मंथ से 2 मंथ्स में बढ़ गया है। मतलब कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो मेरे को पहले लगता था करीब करीब 1.5 महीना पैसा वसूलने में, अब मेरे को 2 महीने से भी ज्यादा लग रहा है पैसा वसूलने में। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। In direct distribution through online platform, trade receivable turnover ratio is estimated to be high, therefore there is no audit risk involved. अच्छा, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्वॉल्व हो चुका है ना, अभी लोग ने बीच में इंटरमीडियरी को हटा दिया और डायरेक्टली कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू डायरेक्टली कस्टमर को ये तुम अगर दे रहे हो, तो जनरली क्या होना चाहिए तुम्हारा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर प्रॉम्प्ट रेशियो पेमेंट अच्छा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, यानी अच्छा होना चाहिए कि खराब होना चाहिए? कम होना चाहिए ना, क्योंकि प्रॉम्प्ट पेमेंट आएंगे। तो पेमेंट मेरा जल्दी पैसा कम फंसेगा ना डेटर्स में, मेरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो विल बिकम बेटर नाउ, अच्छा होगा, रेशियो मेरा इंप्रूव होना चाहिए, एफिशिएंसी इंप्रूव होनी चाहिए, 1.44 मंथ से कम होना चाहिए। सो ऑप्शन ए तो गलत लग रहा है। इन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो शुड हैव फॉलन, देयरफॉर देयर इज नो ऑडिट रिस्क इन्वॉल्व। ये बोल रहा है कि गिर जाना चाहिए था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है थोड़ा बढ़ गया तो भी कोई ऑडिट रिस्क नहीं है, तो ये भी तो गलत है, बढ़ क्यों गया? In direct distribution through online platform, trade receivable turnover ratio should have fallen. It is possible that some of the dealers may not be meeting their commitments of past contracts. Therefore, there is an audit risk that trade receivable could be undervalued. ये बोल रहे कि हो सकता है कि कुछ जो हमारे पुराने डीलर है वो हमको कमिटमेंट अपनी पूरी नहीं कर रहे, यानी पैसा नहीं दे रहे वापस, तो इससे अंडर वैल्यू क्यों होगा? In direct distribution through online platform, trade receivable turnover ratio should have fallen. It is possible that some of the dealers may not be meeting their commitments of past contracts. Therefore, there is an audit risk that trade receivable could be overvalued. ओवर वैल्यूड तो हो सकता है, अंडर वैल्यूड क्यों होगा? ट्रेड रिसीवेबल कुड भी ओवर वैल्यूड ना। एनीवे अपना देखोगे तो यहाँ पे रेशियो में दिख रहा होगा तुमको, 3,000 था और अब हो गया 6,000, यानी डबल डबल हो गया, 2 टाइम्स हो गया। जबकि रेवेन्यू अपनी 40% ही इंक्रीज हुई है, रेवेन्यू अपनी 1.4x इंक्रीज हुई है, ट्रेड रिसीवेबल 2x इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे कैसे हुआ? और ये बोल रहे कि हो सकता है कि पुराने जो हमारे डीलर्स है वो हमको हो सकता है पैसा नहीं देने वाले होंगे, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट कमिटमेंट फुलफिल नहीं करने वाले होंगे। तो इसके कारण हमारा डेटर जो दिख रहा है वो ओवर वैल्यूड है, हमको एक्चुअली में उतना डेटर दिखाने नहीं चाहिए जिससे हमको अगर कमिटमेंट वो सामने वाला फुलफिल नहीं करने वाला है अगर,
तो आई थिंक ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। डी। Question number 4. The gross profit ratio of the company has increased by 3% during year 2022 in comparison to last year. ठीक है, 3% से जीपी रेशियो बढ़ गया तुम्हारा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? 3% से ही बढ़े बस. जीपी तो मेरा 5,000 से 8,050 हो गया है. 30% बढ़ा है क्या? 60% बढ़ा है. देयर इज इन एन ऑडिट कंपैरिजन रिस्क. टू सेल्स लिया जाएगा ना सर? 5,000 बाय 8,000. ओके, जीपी डिवाइडेड बाय 5/25 यानी 20% और 8/35. हाँ ठीक है. तो देर इज एन ऑडिट रिस्क दैट देर इज ओवर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो अपने को डर किस बात का होगा यहाँ पे? डर इस बात का होगा कि जीपी मार्जिन ज्यादा दिख रही है क्या, या जीपी मार्जिन बढ़ गई है क्या, जीपी रेशियो बढ़ गया है क्या. अगर जीपी रेशियो बढ़ गया इस बात का डर है तो देयर कुड बी एन ऑडिट रिस्क देयर इज एन ओवर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल. ऐसा होगा क्या? अगर कॉस्ट ऑफ सेल में ओवर स्टेट करूंगा तो मेरा जीपी तो कम होना चाहिए ना. यहाँ पे जीपी रेशियो मेरा बढ़ गया है तो ये तो दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए ना. अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरा ओवर स्टेटेड है तो मेरा जीपी कम आना चाहिए. दिस देयर इज एन ऑडिट रिस्क दैट मार्जिन्स विद कस्टमर्स में हैव इंक्रीज्ड. तो मार्जिन ही अगर बढ़ गई है तो दिक्कत की बात नहीं है. देयर इज एन ऑडिट रिस्क दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री में बी अंडर वैल्यूड. क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर अंडर वैल्यूड है तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आएगा? ज्यादा कम आएगा. तो ज्यादा है। तो अगेन मेरा जीपी क्या आएगा? कम आएगा. देयर इज एन ऑडिट रिस्क दैट कॉस्ट ऑफ सेल्स मे नॉट बी कंप्लीटली रिकॉर्डेड. ये सही है कि हो सकता है कुछ कुछ कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी प्रॉपरली रिकॉर्डेड ही नहीं है, देयरफॉर इट कैन बी अंडर वैल्यूड. अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडर वैल्यूड है सो दैट विल शो व्हाट? जीपी ओवर वैल्यूड. आई थिंक ऑप्शन डी विल बी मोर अप्रोप्रिएट. एक बार अपन देखते हैं आंसर. लास्ट क्वेश्चन देखो. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हैज इंक्रीज फ्रॉम 2.88 मंथ्स टू 3.42 मंथ. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तुम्हारा बढ़ गया, मतलब कि तुम्हारा वर्किंग कैपिटल बढ़ गया होगा. दैट इज तुम्हारी इन्वेंट्री की जो होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड है दैट इज इंक्रीज फ्रॉम 2.88 मंथ्स टू 3.42 मंथ्स. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी इन अकॉर्डेंस विद द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द केस स्टडी? सो रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मे हैव लेड टू द नीड फॉर रेजिंग इन्वेंट्री होल्डिंग लेवल्स. तो इसलिए तुमको इन्वेंट्री भी ज्यादा रखनी पड़ रही है. Therefore, there is audit risk pertaining to misstatement of inventories. Raising of inventory level may raise locked up funds in inventory. There is audit risk that it can lead to rise in cost. ये भी है वैसे तो, बट ये मोर यस इन सर। टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट के कंसर्न के रिस्पेक्ट में है. अपने रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द केस स्टडी ऑडिट रिस्क से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है? रेवेन्यू जंप्ड इन करंट ईयर मे हैव लेड टू नीड फॉर रेजिंग इन्वेंट्री होल्डिंग लेवल्स. However, there is also a risk that some of inventories with dealers could have become obsolete. It leads to audit risk that inventories may be overvalued. और बी जो है सर आई थिंक अप्रोप्रिएट लग रहा है। Revenue jumped in current year may have led to need for raising inventory holding levels. ठीक है ये तो. However, there is also a risk that some of the inventories with dealers could have become obsolete. It leads to the audit risk that inventories may be overvalued. ये भी तो सही है. बी तो मेरे को लग रहा है कि वर्किंग कैपिटल सर के इट ऊपर बोल रहा है. लीड्स टू देयर इज एन ऑडिट ऑडिट रिस्क। रिस्क इट कैन लीड टू सर इट राइज इन लीड्स टू ऑडिट रिस्क दैट इन्वेंटरीज में बी ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड सर बट कैसे होंगे? अच्छा, डीलर्स के क्यों? पास जो अभी, डीलर्स के पास जो मेरा माल रखा हुआ है तो तो वो तो अभी क्यों हम कंसिडर करेंगे उनके साथ? तो मतलब हमने डीलिंग भी बंद कर दी ना, अपना प्लेटफॉर्म
स्टार्ट कर दिया है। तो वो हमारे वो जितने माल पड़े होंगे डीलर्स के पास वो अपन वापस बुलाएंगे या वो अपन अपना माल मानेंगे ना, जो डीलर्स के पास माल है। क्योंकि हमने डीलर्स के साथ डीलिंग बंद करना बंद कर दिया है, तो वो वाले इन्वेंट्रीज भी तो अपने पास आएंगे। और वो हो सकता है राइट, कि ये तो बोल रहे ऑब्सोलीट हो, और हम वो इन्वेंट्री को भी काउंट अगर कर रहे हैं तो वो ओवर वैल्यूड नहीं है। हाँ, वो हो सकता है। बी मेरे को इसलिए डाउट आ रहा है, या तो बी एंड सी दोनों भी हो सकता है, बट बी इज मोर विथ रिस्पेक्ट टू अपना ये एक्चुअल बिजनेस है ना, धंधा है। कॉस्ट बढ़ेगा ही ना, वर्किंग कैपिटल अगर तुम्हारा बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली फंडिंग कॉस्ट बढ़ेगी, तुम्हारी वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा ही, कॉस्ट भी बढ़ेगा। सो दैट शुड नॉट बी एन ऑडिट रिस्क बेसिकली, दैट इज मोर इन टर्म्स ऑफ योर ऑपरेशनल रिस्क है, वो तुम्हारे बिजनेस का रिस्क है, धंधा करने का है, तो तुमको वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है बेसिकली तुम्हारा वहां पे। हाँ सर, मतलब आपका ही पॉइंट ये सही है, ऑपरेशनल रिस्क है ये। Raising of inventory level may raise locked up funds in the inventories. There is an audit risk that it can lead to rise in cost. तो भाई कॉस्ट बढ़ेगा, अगर मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है तो कॉस्ट भी बढ़ेगा ना, तो डेट इज नॉट एन ऑडिट रिस्क। होल्डिंग ऑडिट कॉस्ट रिस्क बढ़ इज जाएगा समथिंग सर। कि हमसे कुछ मिस हो जाए, क्या गलत आ जाए, क्या गलत चीज अगर कुछ रिपोर्टिंग हो रही, तो ये गलत रिपोर्टिंग कुछ नहीं हो रहा है, गलत चीज है, कुछ मिसस्टेटमेंट नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है वो। ऑडिट रिस्क नहीं है कि कॉस्ट मेरी बढ़ जाए, कॉस्ट तो बढ़ेगी। अगर मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है, मेरा इन्वेंट्री लेवल बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली फंडिंग कॉस्ट मेरी बढ़ जाएगी, वर्किंग कैपिटल मेरे को ज्यादा डिप्लॉय करना पड़ेगा, इन्वेंट्री ज्यादा भर के रखनी पड़ेगी। ऑप्शन विल बी व्हाट, सी। ठीक है, फोर्थ का भी डी। फोर्थ में मुझे कंफ्यूजन था, बी में क्या कंफ्यूजन है फोर्थ में? वो मार्जिन विद कस्टमर्स वाला भी थोड़ा सा सही लग रहा है। तो वही मैंने बताया ना कि ऐसा हो सकता है कि मार्जिन कस्टमर के साथ इंक्रीज हो गई हो, क्योंकि तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर तुमने बीच में हटा दिया, तो कस्टमर्स को डायरेक्टली जब सेल कर रहे हो तो बीच का मार्जिन जो है वो तुम हो सकता है बढ़ गई हो। या ये ओवरऑल अगेन इट रिलेट्स टू व्हाट योर बिजनेस मॉडल, मार्जिन बढ़ रही है अगर हमारी, तो दैट इज नॉट समथिंग विच कैन बी अ मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो अपने ऑडिट रिस्क हो सकता है। ऑडिट रिस्क विल बी व्हाट समथिंग इज ओवर स्टेटेड, या कुछ अंडर वैल्यूड है क्या, क्या कुछ ओवर वैल्यूड हो गया क्या, कुछ गलत कैलकुलेशन हो गया क्या, कुछ मिसस्टेटमेंट छूट गई क्या, मिसस्टेटमेंट है क्या। यस सर, सो दैट इज मोर ऑफ ऑपरेशनल नेचर वही कि वही उनके बिजनेस मॉडल ऑपरेशन। से रिलेट कर रहे हैं, जैसे अपना फिफ्थ में था ना कि इन्वेंट्री लेवल बढ़ेगी ऑटोमेटिकली अगर बिजनेस तुम्हारा बढ़ रहा है तो। सिमिलरली तुमने बिजनेस को थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया, अगर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स को बीच में से हटा दिया है, तो तुम्हारी मार्जिन ऑटोमेटिकली हो सकता है कुछ बढ़े, तो वो कॉन्टेक्स्ट में फिर अपन उसको नहीं बोल सकते रे। लेकिन हाँ कि ऑडिट रिस्क ये जरूर हो सकती है कि कॉस्ट ऑफ सेल तुमने पूरी रिकॉर्ड ही नहीं की अगर, तो उसके कारण अगर जीपी बढ़ रहा है तो ये मेरी रिस्क है कि कॉस्ट ऑफ सेल को तुमने अंडर वैल्यू करके जीपी को बढ़ा दिया अगर, तो वो मेरे लिए एक रिस्क है। लेकिन एक्चुअल में मेरी मार्जिन ही बढ़ गई है, मेरा रॉ मटेरियल मेरे को कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरा कम पड़ रहा है मेरे को अगर, या मेरे को मेरा बिजनेस स्ट्रीमलाइन करने के कारण मैं माल ज़्यादा रेट में बेच पा रहा हूँ अगर, तो या बीच में कोई जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको मेरे को जैसे अगर मैं कस्टमर को 100 रुपये में बेचता हूँ मेरे एमआरपी, और डिस्ट्रीब्यूटर को 90 में बेच रहा था, तो मेरे को तो 90 का ही फायदा हो रहा था, 90 माइनस जो मेरा कॉस्ट है मान लो 50, तो 40 का फायदा हो रहा है। लेकिन अब मैं डायरेक्ट कस्टमर को ही 100 में बेच रहा हूँ अगर, तो मेरा वहां पे ही मार्जिन रेस हो गई अगर अलग से, तो वो तो मेरा एक बिजनेस मॉडल का ही फायदा है ना, दैट इज नॉट एन रिस्क एक्चुअली, ऑडिट रिस्क नहीं है। यस सर, गॉट। ठीक है, तो अपने मोटा माटी ये दोनों चैप्टर को अपन ने आज कवर किया है। अभी मैं तुम लोग को इन्वेस्टिगेशन का वीडियो दूंगा, इन्वेस्टिगेशन तुम एक बार कंप्लीट कर लेना। कल अपन फिर फॉरेंसिक ऑडिट और ड्यू डिलिजेंस कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मोस्टली शायद एक कवर कर पाएंगे, ड्यू डिलिजेंस या फिर फॉरेंसिक ऑडिट, बट वी विल ट्राई टू फिनिश ऑफ ड्यू डिलिजेंस एंड फॉरेंसिक ऑडिट। तो मोटा माटी उसके बाद अपन इंटरनल ऑडिट के साथ बस बचेंगे। तो ड्यू डिलिजेंस, फॉरेंसिक ऑडिट और इंटरनल ऑडिट ये अपना नेक्स्ट 3 चैप्टर होंगे जो कवर करने वाले रहेंगे अपन। एंड देन वी विल स्टार्ट विथ फ्रेश न्यू चैप्टर्स जो अपने न्यू सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुए हैं। डिजिटल ऑडिट हो, ऐसे 800 की सीरीज हो, पीएफआई हो, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, या तुम्हारे एसआरई एसआरएफ जितने हैं एसआई वगैरह, वो सब अपन उसके बाद उठाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं इन्वेस्टिगेशन का एक वीडियो दे रहा हूँ, मोटा माटी अराउंड होगा वो 1.5 आवर्स का।
तो वो जो बच्चा कुचा इन्वेस्टिगेशन का है बहुत उसमें वाउचिंग वेरिफिकेशन वाले पॉइंट्स है, तो एक बार तुम उसको एक बार ओवरव्यू कर लेना लेक्चर्स के साथ एंड देन अकॉर्डिंगली रिवाइज कर लेना। उसमें पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट पार्ट वो वाले हैं जो तुम्हारे लॉ रिलेटेड है इन्वेस्टिगेशन में, जो तुम कंपनीज एक्ट में पढ़ते भी थे सेक्शन 206 से 229, तो वो एक थे, वो उस पर केस स्टडी पूछा इंस्टीट्यूट ने एक बार एमसीक्यू कि 5 क्वेश्चन की केस स्टडी बना के पूछा हुआ है, आरटीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं तुमको टेस्ट में भी दूंगा ये वाला केस स्टडी। एंड सेकेंडली तुम्हारे वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैसे करोगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स प्राइवेट कंपनी के केस में कैसे करते करोगे, तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो वो सब जो 4-5 पॉइंट्स थे वो 4-5 पॉइंट्स है वो देख लेना तुमको इंपॉर्टेंट। बाकी जो वाउचिंग वेरिफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स है, कैश फ्रॉड हो गया, इन्वेंट्री फ्रॉड हो गया, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, उससे भी एक हाथ दो बार क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन अभी मैं तुमको दे रहा हूँ वो एक बार कंप्लीट कर लेना फटाक से, एंड देन वी विल स्टार्ट टुमारो विथ फ्रेश चैप्टर। तो कल अपन स्टार्ट करेंगे फॉरेंसिक ऑडिट और ड्यू डिलिजेंस, देन विल फिनिश ऑफ इंटरनल ऑडिट। एंड तुम्हारा टेस्ट होगा मोस्टली मैं बता दूं तो टेस्ट अपन रखेंगे ऑन थर्सडे, ठीक है। चैप्टर मैं सर बता टेस्ट दूंगा। किस पे रहेगा? सर टेस्ट कौन से चैप्टर्स का रहेगा? ऐसे 600 और ऐसे 700 की सीरीज, 500 तक हुआ है ना अपना, हाँ सर, ओके सर, चलेगा। ठीक है। 600 की सीरीज और 700 की सीरीज पे टेस्ट रहेगा, तो वो तुमको प्रिपेयर करना है प्रॉपरली अच्छे से। अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस देख भी लिए ऐसे 700 की सीरीज में कल, ठीक है, तो मोटा माटी हम्म, उसमें तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा। एक बार ऐसे 600 की सीरीज में पर्टिकुलरली ऐसे 620 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो कवर कर लेना। एंड देन 610 में मैं कोशिश करूंगा कि इंटरनल ऑडिट पहले करवा लूँ, देन तुम्हारा टेस्ट हो जाए उसके साथ, तो 610 और इंटरनल ऑडिट एंड तुम्हारा 600 की सीरीज और 700 की सीरीज, तो ये एक टेस्ट रहेगा, ठीक है। एंड देन वी विल स्टार्ट सर विथ न्यू चैप्टर्स। सर आपने वो मॉड्यूल देखा